हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 पतन और अंत। हड़प्पा सभ्यता का पतन और अंत। नगरों के ह्रास की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। नगरों और ह्रास की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। मोहनजोदड़ो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही और मोहनजोदड़ो में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जो इस तथ्य से जाहिर होता है कि सिरे के सतह की संरचनाओं की दीवारें पतली और घटिया ईंटों की होने लगी। यही बात धौलावीरा पर भी लागू होती है, जो उत्तरोत्तर शक्तिहीन होता गया और दो पारियों में नगर का परित्याग कर दिया गया। जैसे जैसे नगरीय संरचना विखंडित होती गई, पूर्व के सुंदर भवनों के स्थान पर सस्ती कच्ची संरचनाएं खड़ी होती गईं। और जैसे जैसे नगरीय संरचनाएं विखंडित होती गईं, पूर्व के सुंदर भवनों के स्थान पर सस्ती कच्ची संरचनाएं खड़ी होती गईं। कालीबागान का परित्याग अधिक आकस्मिक था और बनावली के साथ भी यही बात हुई। दूसरे शब्दों में नगर जीवन का विलोप एक नहीं बल्कि अनेक घटनाओं के कारण हुआ। फिर भी इन घटनाओं के संबंध में अथवा उनके सापेक्षिक महत्व पर मतों से समानता नहीं है। सापेक्षिक महत्व पर मतों में समानता नहीं है। वास्तव में सिंधु सभ्यता का ह्रास भारी अटकलबाजी और विवाद का केंद्र रहा। नगर के इस ह्रास का आरंभिक विचार मूलतः आर्यों और उनके द्वारा दुर्गों व नगरों पर मचाई गई भारी तबाही के संबंध से ऋग्वेद में संकेत के इर्द गिर्द सिमटा था। और नगर का ह्रास का आरंभिक विचार मूलतः आर्यों और उनके द्वारा दुर्गों व नगरों पर मचाई गई भारी तबाही के संबंध में ऋग्वेद में संकेत के इर्द गिर्द सिमटा था। यह धारणा 1940 के दशक तक बनी रही, जब आर्यों का आक्रमण का पुरातात्विक प्रमाण एक और तो बिखरे अस्थित पंजरों और प्रत्यक्ष सामूहिक हत्याकांड के चिन्हों ढेर की खोज और दूसरी ओर जानबूझकर प्रवेश मार्गों के अवरोध और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी संस्कृति जो विजेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मानी जाती है। जब आर्यों का आक्रमण का पुरातात्विक प्रमाण एक और तो बिखरे अस्थित पंजरों और प्रत्यक्ष सामूहिक हत्याकांड के चिन्ह के ढेर के खोज और दूसरी ओर जानबूझकर प्रवेश मार्गों के अवरोध और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी संस्कृति जो विजेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मानी जाती है के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1950 के दशक से आर्यों के आक्रमण की ऐतिहासिकता पर गंभीर शंकाएं उठाई गईं। अन्य बातों के अतिरिक्त ये प्रमाणित किया गया कि सामूहिक नरसंहार का साक्ष्य कुछ ही अस्थित पंजरों पर आधारित था और उनकी तिथि उसी स्तर पर निर्धारित नहीं की जा सकती। इधर सिंधु के विस्तार क्षेत्र में पर्यावरण के प्रश्न और नगरीय संस्कृति के ह्रास में नदियों और जलवायु की भूमिका पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है। और मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और लूथल जैसे अनेक सिंधु स्थलों के में बाद में काल के गाद में मलबे पाए गए हैं। जिनसे उफनती नदियों की बाढ़ से हुई क्षति की
संभावना बनती है, जिनसे उफनती नदियों की बाढ़ से हुई क्षति की संभावना बनती है। ऐसा सुझाया गया है कि नदियों का अतिरिक्त जल भूकंप का परिणाम था। ऐसा सुझाया गया है कि नदियों का अतिरिक्त जल भूकंप का परिणाम था। हालांकि ये जल के अतिरिक्त का नहीं है। हालांकि ये जल के अतिरिक्त का नहीं है, अपितु नदियों का अपर्याप्त जल का परिणाम रहा। अपितु नदियों में अपर्याप्त जल का परिणाम रहा है। ये प्रसंग यहाँ घग्गार हाकरा का है और ये प्रसंग घग्गार हाकरा का है, जो पर्याय वैदिक सरस्वती से अभिन्न मानी गई है और जो पर्याय वैदिक सरस्वती से अभिन्न मानी गई है और जिनसे नगरीय सभ्यता के पश्चात अनेक स्थलों को शुष्क बना दिया गया है। जो पर्याय वैदिक सरस्वती अभिन्न मानी गई है और जिनसे नगरीय सभ्यता के पश्चात अनेक स्थलों को शुष्क बना दिया गया है। घग्गर हाकरा में प्रवाह की कमी नदी के विचलन का परिणाम थी। घग्गर हाकरा में प्रवाह की कमी नदी के विचलन का परिणाम थी और विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार ये सतजल नदी थी और ये विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार सतजल नदी थी, जिसने अपना प्रवाह मार्ग त्याग दिया और जिसने अपना प्रवाह मार्ग त्याग दिया और पश्चिम की ओर बहने लगी और वे पश्चिम की ओर बहने लगी। जबकि कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि यमुना नदी सिंधु के छोड़कर गंगा की प्रणाली में मिल गई। जबकि कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि यमुना नदी सिंधु को छोड़कर गंगा की प्रणाली में मिल गई। हड़प्पा वासियों का अपने पर्यावरण पर प्रभाव भी सिंधु सभ्यता के ह्रास का एक कारक माना गया है। हड़प्पा वासियों को अपना पर्यावरण पर प्रभाव भी सिंधु सभ्यता के ह्रास का एक कारक माना गया है। नगरीय मार्ग और भूमि की वहन क्षमता, जिसके फलस्वरूप चारा और ईंट पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकताएं पैदा हुई। हड़प्पा वासियों का अपना पर्यावरण पर प्रभाव भी सिंधु सभ्यता के ह्रास का एक कारक माना गया है। नगरीय मांग और भूमि की वहन क्षमता, जिसके फलस्वरूप चारा और ईंट पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकताएं पैदा हुई और बीच स्वाभाविक असंतुलन को भी इस ह्रास के कारकों में एक माना गया है और इसी आवश्यकता से पैदा हुई कि बीच स्वाभाविक असंतुलन को भी इस ह्रास के कारक में एक माना गया है। फिर भी ऐसे तर्कों के समर्थन में पुरातात्विक आधार को प्रस्तुत किया जाना अभी बाकी है। फिर भी ऐसे तर्कों के समर्थन में पुरातात्विक आधार को प्रस्तुत किया जाना अभी बाकी है। चैलिस्तान के पर्याय पूरब में जो विस्तार है उसमें दीर्घकालीन सांस्कृतिक जड़ों का अभाव पाया गया है। ये भी पर्याय पूरब जो विस्तार है उसमें दीर्घकालीन सांस्कृतिक जड़ों का अभाव पाया गया है। ये भी कहा गया है कि चूंकि सिंधु सभ्यता घटनाक्रम किसी लंबी प्रक्रिया में विकसित न होकर शिकारी संग्राहक आर्थिक संदर्भ में थोपा गया था। क्योंकि सिंधु सभ्यता घटनाओं को किसी लंबी प्रक्रिया में विकसित न होकर शिकारी संग्राहक आर्थिक संदर्भ में थोपा गया था, इसलिए समय बीतने के साथ इसका थोड़ा बहुत विस्तार हुआ। अतः ये कायम नहीं रह सका। जहाँ तक सिंधु गंगा के जल विभाजक और गुजरात में सभ्यता की किसी लंबी पूर्ववर्तीता के अभाव का प्रश्न है। अब ये एक और कक्ष और सौराष्ट्र में और दूसरे और हरियाणा के हिसार क्षेत्र में परिपक्व हड़प्पा के दौर से पहले ही संस्कृतियों की खोज के संदर्भ में संशोधित किए जाने की जरूरत है। अतः ये कायम नहीं रह सका। जहाँ तक कि सिंधु गंगा के जल विभाजक और गुजरात में सभ्यता की किसी लंबी पूर्ववर्तीता के अभाव का प्रश्न है। क्या है? किसी लंबी पूर्ववर्तीता का अभाव का प्रश्न है। अब ये एक और कक्ष और सौराष्ट्र में दूसरे और हरियाणा के हिसार क्षेत्र में परिपक्व हड़प्पा के दौर से पहले की संस्कृति की खोज के संदर्भ में संशोधित किए जाने की जरूरत है। साथ ही नगरीय स्वरूप के पतन के बाद की अवधि में पाषाण कांस्यकालीन ग्राम्य संस्कृति तथा सूक्ष्म पाषाणकालीन शिकारी संग्राहक की खोज से ऐसा संकेत मिलता है कि उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृतियां कायम रहने में सक्षम थीं। फिर भी नगरीय सभ्यता के अत्यंत जटिल प्रणाली जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उप प्रणालियों के बीच बारीक ढंग से संतुलन बनाए रखती थी,
जीवन सक्षम नहीं रह गई थी। और साथ ही नगरीय स्वरूप के पतन के बाद की अवधि में कांस्यकालीन ग्राम संस्कृति तथा सूक्ष्म पाषाणकालीन शिकारी संग्रह की खोज से ऐसा संकेत मिलता है कि उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृतियां कगयम रहने में सक्षम थी। फिर भी नगरीय सभ्यता के अत्यंत जटिल प्रणाली जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उप प्रणालियों के बीच बारीक ढंग से संतुलन बनाए रखती थी, जीवन सक्षम नहीं रह गई थी। सिंधु नगर केंद्रों के पतन के बाद और सिंधु नगर के केंद्रों के पतन के बाद हड़प्पा के अंतिम अथवा उत्तर काल की कई संस्कृतियां पनपी। सिंधु नगर केंद्रों के पतन के बाद हड़प्पा के अंतिम अथवा उत्तर काल की कई संस्कृतियां पनपी, जैसे पंजाब और चेलिस्तान में कब्रिस्तान एच संस्कृति, सिंध में झुकर संस्कृति और गुजरात में रंगपुर, धोबी और घोतीमान लाल मृद भांड के दौर। इस पिछले दौर में हड़प्पा की परंपरा के कुछ तत्व जिसका आशय उन विशेषताओं से है जिनकी वंशावली परिपक्व हड़प्पा की परंपराओं में पाई जा सकती हैं। अन्य सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित होकर कोमावेश कंगयम रहे, फिर भी सभ्यता तो नष्ट हो चुकी थी, भले ही इस परंपरा के कुछ पहलू बने रहे। ये एक ऐसे परिदृश्य में था जिसकी सांस्कृतिक विविधता पूर्ववर्ती और परिपक्व हड़प्पा काल से बिल्कुल बेमेल थी। और अन्य सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित होकर कोमावेश कंगयम रहे, फिर भी सभ्यता तो नष्ट हो चुकी थी, भले ही इस परंपरा के कुछ पहलू बने रहे। ये एक ऐसे परिदृश्य में था जिसकी सांस्कृतिक विविधता पूर्ववर्ती परिपक्व हड़प्पा काल से बिल्कुल बेमेल थी। नेक्स्ट पॉइंट इज उपसंहार। प्रश्न ये है कि पश्चिमवर्ती सांस्कृतिक विकास के स्वरूप की तुलना में सिंधु सभ्यता के अंत का अर्थ क्या है। प्रश्न ये है कि पश्चिमवर्ती सांस्कृतिक विकास के स्वरूप की तुलना में सिंधु सभ्यता का अंत का अर्थ क्या है। उदाहरण स्वरूप नगरीय अधिवास पूरी तरह विलुप्त नहीं हो गए। चेलिस्तान में कुंदावाला गुजरात के समुद्र तट से दूरी बैत द्वारका और गोदावरी के ऊपर की घाटी में दीमाबाद, उनमें ऐसे ही 3 स्थल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम ही है और निश्चय ही कोई ऐसा नगर नहीं जो भव्यता और विशालता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समक्ष हो। अब वे तंत्र कुछ बचे हैं। प्रश्न ये है कि पश्चिमवर्ती सांस्कृतिक विकास के स्वरूप की तुलना में सिंधु सभ्यता का अंत का क्या अर्थ है। उदाहरण स्वरूप नगरीय अधिवास पूरी तरह विलुप्त नहीं हो गए। चेलिस्तान में कुंदावाला गुजरात के समुद्र तटीय से दूर बैत द्वारका और गोदावरी की ऊपरी घाटी में दीमाबाद, उनमें ऐसे 3 स्थल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम ही है और निश्चय कोई ऐसा नगर नहीं है जो भव्यता और विशालता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समक्ष हो। समकक्ष हो। अब वे तंत्र कुछ ही बचे हैं और यद्यपि हड़प्पा के कब्रिस्तान एच अभिग्रहण में पकी हुई ईंटें और नालियां मौजूद हैं। जबकि संगोल में एक मजबूत पक्का चबूतरा था जिस पर पंख निर्मित घर बने थे। यदा कदा लेखन भी मिलता है, लेकिन वे सामान्यतः कुछ ठीकरों तक ही सीमित है। मोहरों के साथ भी ये बात लागू होती है और वे दुर्लभ होती गई और जो दीमाबाद और झुक्कर में गोलाकार हैं, सिंधु घाटी की भांति आयताकार नहीं। इसके विपरीत धोलावीरा के नमूने आयताकार तो हैं।
सिंधु घाटी की भांति आयताकार नहीं है और इसके विपरीत धोलावीरा के नमूने आयताकार तो हैं किंतु उन पर आकृतियां नहीं हैं। इसके विपरीत धोलावीरा के नमूने आयताकार तो हैं किंतु उन पर आकृतियां नहीं हैं। व्यापार के पैमाने में कमी आने का एक अन्य संकेत है और व्यापार में कमी आने का एक अन्य संकेत है कच्ची सामग्रियों के अंतर श्रेणियां प्राप्ति का छिटपुट साक्ष्य। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की नगरीय परंपरा के प्रतीकात्मक तत्वों का तेजी से ह्रास हुआ और अतः वे विलुप्त हो गए। हालांकि कच्ची सामग्रियों का अंतर श्रेणी प्राप्ति का छिटपुट साक्ष्य है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की नगरीय परंपरा के प्रतीकात्मक तत्वों का तेजी से ह्रास हुआ और अतः वे विलुप्त हो गए। फिर भी ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता से जुड़ी सारी चीजें बिना कोई चिन्ह छोड़े विलुप्त नहीं हो गईं। फिर भी ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता से जुड़ी सारी चीजें बिना कोई चिन्ह छोड़े विलुप्त नहीं हो गईं। नगरीय सभ्यता के पतन के बाद कुछ शिल्प परंपराएं कंगयम रहीं और कुछ नगरीय सभ्यता के पतन के बाद कुछ शिल्प परंपराएं कंगयम रहीं जो हड़प्पा के अंतिम अथवा उसके उत्तरकाल के पच्चीकरी की सजावटों में पाई गई हैं। नगरीय सभ्यता के पतन के बाद कुछ शिल्प परंपराएं कंगयम रहीं जो हड़प्पा के अंतिम अथवा उसके उत्तरकाल पच्चीकारी की सजावटों में पाई जाती हैं। अलकृत मृणपात्र एक ऐसा ही शिल्प था। अलकृत मृणपात्र एक ऐसा ही शिल्प था। उसके कृत्रिम रत्न से बने जेवर हड़प्पा के उत्तरकाल में पाए गए हैं। अलकृत मृणपात्र के एक ऐसा ही शिल्प था और कृत्रिम रत्न से बने जेवर हड़प्पा के उत्तरकाल में पाए गए हैं। ऐसी ही निरंतरता धातु तकनीकी के स्वरूप में परिलक्षित होती है। हालांकि तांबे के उपयोग में आमतौर पर कमी आई थी। महाराष्ट्र के दीमाबाद में लुप्तमोम प्रक्रिया से बने कांस्य और गुजरात के रौजदी में समुद्री शैल की ताम्र प्रतिकृति इसके साक्ष्य हैं। प्रक्रिया से बने कांस्य और गुजरात के रौजदी में समुद्री शैल के ताम्र प्रतिकृति इसके साक्ष्य हैं और सिंधु के ताम्र और ताम्र मिश्रण धातु की परंपराओं की तकनीकी उत्कृष्टता की निरंतरता को रेखांकित करते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतिम अथवा उसके उत्तरकाल में कृषि और अधिवास में भारी विस्तार तो हुआ किंतु उसमें वे सांस्कृतिक संभवता और उत्तरकाल में कृषि और अधिवास में भारी विस्तार तो हुआ किंतु उसमें वे सांस्कृतिक और संबद्धता और शिल्पगत एक रूपता नहीं थी। हालांकि उसमें सांस्कृतिक सभ्यता तो थी लेकिन एक रूपता नहीं थी जो उस सभ्यता की खास विशेषता थी। सभ्यता के स्थान पर अब अपनी अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाली संस्कृतियां रह गई थीं और सभ्यता के स्थान पर अपनी अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाली संस्कृतियां शेष रह गई थीं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम गैर हड़प्पाई नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियां। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।